बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू टुडेज़ लेक्चर। और आज के लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मज़ेदार और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट्स द ग्रीडी अप्रोच, द ग्रीडी एल्गोरिथम, द ग्रीडी स्ट्रेटजी, जो भी इसको आप नाम दे लें, द ग्रीडी डिज़ाइनिंग टेक्निक एंड वन ऑफ इट्स इंस्टेंस, वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल्स, द इंटरवल स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो अच्छा, लेक्चर हमने क्विज़ पिछले वीक में हमने कंडक्ट कर लिया है। ठीक है, और वो एक कंप्लीट 50 मिनट का क्विज़ था। तो उसके बाद अभी ये हमारा टॉपिक है। सो व्हाट इन फैक्ट ग्रीडी एल्गोरिथम्स आर। सो इफ़ यू विल आस्क अबाउट द एग्जैक्ट डेफिनेशन, सो इट्स हार्ड टू डिफाइन एग्जैक्टली, बट वी कैन गिव इट्स जनरल प्रॉपर्टीज। So one of the very main properties of greedy algorithm is that in greedy algorithms solution is built in small steps. And the second thing is the greed, the element of greed here. So decisions on how to build the solution are made to maximize some criterion, that is the meaning of greed here. ठीक है, without looking into the future. So we want the best current partial solution as if the current step was the last step. So what happens in greed in real life is, देखिए रियल लाइफ के अंदर भी ग्रीड के अंदर क्या होता है कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त हमें ज़्यादा फ़ायदा किस में, आगे की जो होगी देखी जाएगी बस। तो दैट इज़ इन फैक्ट नॉट अ वेरी गुड अप्रोच एज फार एज आवर फेथ इज़ कंसर्न, बट सम टाइम इन एल्गोरिथम इट गिव्स अस वेरी ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। बट रिमेंबर हियर इन एल्गोरिथम्स टू, ग्रीडी एल्गोरिथम्स हमें ये इंश्योर नहीं करते कि हमेशा आपका रिजल्ट ऑप्टिमल ही आएगा, यानी इन जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर अ स्पेसिफिक एल्गोरिथम वी कैन से यस इन दिस केस इट इज़, लेकिन हर ग्रीडी अप्रोच जो है वो ऑप्टिमल रिजल्ट नहीं लेकर आती है। ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि आगे क्या चीज़ होने वाली है। इट इज़ टाइप ऑफ शॉर्ट साइटेड समथिंग। सो maybe more than one greedy algorithm use different criteria to solve a given problem. So there may be different definition of this greed. So you want something, you want means you are greedy. So for every person there is a different definition of greed. So to solve a particular problem by greedy algorithms, there may be a different definition of greed. ठीक है, तो आप डिज़ाइनर के अपने जो है वो डिज़ाइन के ऊपर, उसके अपने जहन के ऊपर ये करता है डिपेंड। और ग्रीडी एल्गोरिथम ये पहले बता चुका हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर ग्रीडी टेक्निक, हर ग्रीडी एल्गोरिथम आपको हमेशा ऑप्टिमल रिजल्ट दे। कभी देगा, कभी नहीं देगा, और कभी वो ऑप्टिमल नहीं सब ऑप्टिमल होगा। ठीक है, तो ये चीज़ होगी इसमें। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो ग्रीडी स्ट्रेटजी के अंदर होता क्या है ये हम पहले आपको बता चुके हैं कि यू वांट द मैक्सिमम एट करंट स्टेप, यू वांट द यानी यू मेक लोकली ऑप्टिमल डिसीजंस इन होप दैट यू विल गेट a very optimal solution at the end. ठीक है, you will end up with a global optimal solution. ठीक है, but it doesn't always happen. So there is an example of coin change. So given currency denominations, denomination means what type of coin you are going to use. So in question there is given that you have just 1, 5, 10, 25 and 100 rupees coins. So what is the problem? That give change to customer using the fewest number of coins. For example, you have to give rupees 34. सो देयर मे बी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आप एक रुपये के 34 कॉइन दे सकते हैं। ठीक है, आप 3 कॉइन 10 रुपये के दे सकते हैं, हाँ जी, और फिर बाकी जो 4 हैं वो एक एक करके दे सकते हैं, तो दैट विल बी 7। ठीक है, और आप ये भी कर सकते हैं कि 6 कॉइन्स आप 5 रुपये के दे दें, दैट विल बी 30, और 4 कॉइन्स फिर आप दे दें 1 रुपये के, तो यू विल एंड अप विथ 34। लेकिन इन सब में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स मुख्तलिफ हैं। ठीक है, किसी में कितने कॉइन्स हैं, किसी में कितने कॉइन्स हैं। तो व्हाट इज़ द फ्यूएस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स? सो से हो सकता है एक से ज़्यादा सोल्यूशन हो एक, तो इट्स वन सोल्यूशन दैट यू कैन एंड अप विथ जस्ट 6 कॉइन्स, one of rupees 25,
the second one with 5, and then 4 coins of rupee 1. Okay? And that is also the cashier's algorithm. So what the cashier algorithm says that at each iteration give the largest coin valued less than the amount to be paid. For example, you have to pay 34. So what is the largest coin less than the amount to be paid? That is 25. Now what is left? 9. So you cannot select 10. You can select either 1 or 5, but cashier's algorithm says that you will select 5. So you select 5, and then you are left with no other option other than 4 ones. Similarly, if you have to pay amount of 30, so you will select 25 and 5. So it's a cashier's algorithm. Okay? So what was the greedy strategy here? Okay, give the largest coin valued less than the amount to be paid. So this largest is has the meaning of greed incorporated in it. Okay? And that we have already told you that greed is not always optimum. Now suppose these are the denominations 1, 10, 21, 34, 70, 100, 350, 1225 and 1500, and we end up with a counter example. So suppose we have to give rupees 140, or we have to buy tickets, postal tickets of worth rupees 140. So greedy strategy says that give the largest value less than the amount to be paid. So less than 140, the largest value less than 140 is 100. So greedy approach says select 100 and then 34 and then 6 ones. So you will end up with 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 coins. But you know the optimal solution is just 2 coins, 70 and 70. So greedy approach is not always optimal, that we have already told you. So if you have proposed some greedy algorithm for the solution of a particular problem, you have to give its mathematical proof, the proof of its correctness, the proof of its optimality, and that is why we studied in detail about what proof is at the start of the course. So greedy is short-sighted, it's myopic. It just looked at 100 may be the most appropriate choice, but it was unaware of what would happen next, because it always chooses the most attractive choice at that moment, but this may lead to a dead end later, and that's what happened here. So so much for the context. Let's dive into our interval scheduling problem now, which is something that you can imagine doing of classes, tasks, a particular schedule during a day, life in general. And in the general setting, we have resources and requests, and we are going to have a single resource for our first version of the problem, and our requests are going to be 1 to n, as I've written here. And we can think of these requests as requiring time corresponding to the resource. So the request is for the resource, and you want time on the resource. So maybe it's computational time, maybe it's your time, it could be anything in general. So each of these requests correspond to an interval of time, and that's where the name comes from, interval scheduling problem. So for every interval here, there is a starting time. So suppose this interval is I, so we will write as Si, and there is a finishing time Fi, so suppose this is, and we say that Si is strictly less than Fi. And why we have written it? Because we want these requests to be non-zero, non-null. So at least they need some time. So we are going to have a start time and we are going to have an end time, and they are not equal. So that's the first part of the specification of the problem. So what we have to do, we have to find a largest compatible subset. So what is compatible? So first let me read that statement up to here, and then I will describe each and every concept that is discussed here. So what is the goal? What is the problem statement? You have to find a largest compatible subset. A subset of requests is said to be compatible if no two of them overlap in time. Means their line segments do not overlap. So 2 is compatible with 5, 6, 7 and 8, but 2 is not compatible with 1, 3 and 4. Similarly, 1
is not compatible with 2, 3, 4, 5 and 6, but it is compatible with just 7 and 8. And our goal is to accept as large a compatible subset as possible. So an optimal set in this context is a compatible set of intervals of maximum size, not the interval size, mean total number of intervals. So maximum size means the size of the set, not of the interval. So don't get confused over that. And we shall explore some strategies, and we call these heuristics for this problem, and we present counter example for these strategies as we go through them one by one that do not always work, and we will present a proof of correctness and of optimality for the last strategy that will always work. So now coming to the concepts discussed here, what is compatibility? So compatibility means two jobs do not overlap. You see, 1 and 2 they overlap. So because they are requesting for resource at the same time, and it cannot happen. The request of both cannot be satisfied at a single time. So it's not possible. So if we have selected 1, so we cannot select 2, 3, 4, 5, 6. We can select 7 because it starts after 1 ends. So 1 is compatible with 7, and 1 is also compatible with 8. So after selecting 1, we can select either 7 or 8, not both, because both of these are not compatible, because these are overlapping. So incompatible request, what are these? That you cannot satisfy with your single resource simultaneously. So I hope you understand a bit. So now you can imagine an optimizational problem that is associated with interval scheduling. When I will talk about intervals or requests, so remember that both of these are the same. These are synonyms. And our goal here is to select a compatible subset of requests or interval that is of maximum size. So now we are going to spend the next few minutes talking about a greedy strategy for solving this particular problem. And if you don't know of it, the greedy strategy is going to always produce the maximum size or not. So we will decide it. So it depends on what heuristic you are going to use. So that's going to be important, and we will take a look at a few strategies one by one. And then when we will reach the perfect one, we have to prove it, that this is why it's perfect, why it is correct. Because in mathematics, in algorithms, we have to give a solid mathematical proof for anything. So let me review it, what we have done until now. कि हमें ये टाइमलाइन के ऊपर बहुत से रिक्वेस्ट्स हैं कि आपका टाइम चाहिए हमें. रिक्वेस्ट नंबर 1 ये है जी इतने बजे से इतने बजे तक. रिक्वेस्ट नंबर 2 है इतने बजे से इतने बजे तक. रिक्वेस्ट नंबर 3 है इतने बजे से इतने बजे तक. रिक्वेस्ट नंबर 4 है जी इतने से इतने बजे तक, एंड सो ऑन. अब आपको करना क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि आप एक ही वक्त में उन 2 रिक्वेस्ट को इंक्लूड नहीं कर सकते अपने स्केड्यूल के अंदर जो ओवरलैप कर रही हो, क्योंकि आप एक ही वक्त में एक ही काम कर सकते हैं. तो आप या तो रिक्वेस्ट नंबर 1 यानी इंटरवल नंबर 1 को सेलेक्ट करेंगे या 2 को सेलेक्ट करेंगे. दोनों को नहीं कर सकते क्योंकि दोनों कंपैटिबल नहीं है. अगर आपने रिक्वेस्ट नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो जाहिर बात है जब तक रिक्वेस्ट नंबर 1 एंड होगा तो देखें ये रिक्वेस्ट नंबर 2 भी प्रोसेस नहीं हो सकती, 3 भी नहीं हो सकती, 4 भी नहीं, क्योंकि वो उसके बाद ख़त्म हो रही है. लेकिन ये वाला हिस्सा 4 का चूँकि उसी टाइम के अंदर है तो ये दोनों सिमुलटेनियसली प्रोसेस नहीं हो सकते. इनको सेटिस्फाई, इनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता हमारे रिजल्टेंट सेट के अंदर. ठीक है. रिक्वेस्ट नंबर 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 को इंक्लूड किया. अगर हम 7 को इंक्लूड करते हैं तो हम 8 को इंक्लूड नहीं कर सकते. तो टोटल हम रिक्वेस्ट नंबर 1 और रिक्वेस्ट नंबर 7 को, अगर आप 7 को इंक्लूड नहीं करते तो 8 को कर लें. तो 2 से ज़्यादा आप इस सूरत में सेलेक्ट नहीं कर सकते. तो मैक्सिमम सॉल्यूशन सेट का जो साइज होगा दैट विल बी 2 इंटरवल्स. ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको सेलेक्ट करते हैं नंबर 2 को, तो इसके साथ जो इनकम्पैटिबल हैं वो है 1, 3, 4. लेकिन 5 को सेलेक्ट कर सकते हैं, और 5 के साथ इनकम्पैटिबल हैं 3, 4 और 6 और 7.
हाँ आप 8 को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस सूरत में हम 3 इंटरवल को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो सोल्यूशन सेट का साइज ज़्यादा है, द कार्डिनलिटी ऑफ सोल्यूशन सेट बिकम्स 3, सो दिस इज, यानी ये सोल्यूशन ज़्यादा ऑप्टिमल है, दिस इज मोर ऑप्टिमल। ठीक है, तो सोल्यूशन ये वाला है। ठीक है, तो हम मजीद देख लेंगे, अगर आप 3 को करें सेलेक्ट तो आप 6 को सेलेक्ट कर सकते हैं, और या 7 को या 8 को। ठीक है, तो इनमें से किसी को भी कर ले सेलेक्ट, तो बाकी 2 इनकम्पैटिबल हैं, तो इस वजह से सोल्यूशन सेट का साइज 2 ही रहता है। तो इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन वही है जो यहाँ पे ब्लू कलर बार्स में शो किया गया है, कि अगर आप इन 3 इंटरवल को सेलेक्ट करें तो आपने टोटल इंटरवल सेलेक्ट किए हैं 3, इसके अलावा आप कोई और कम्बिनेशन ट्राई कर लें। ठीक है, ये याद रहे कि जो भी आप कम्बिनेशन ट्राई करेंगे वो कंपैटिबल होने चाहिए, तो उनका साइज 2 से ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन यहाँ पे है 2, 5 एंड 8, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरवल्स जो हमने अपने सोल्यूशन सेट के अंदर ऐड किए हैं, एंड दैट इज 3। तो उम्मीद है कि अब आपको थोड़ा सा मजीद क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे क्या होने जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो हमने सिर्फ प्रॉब्लम को देख के बताया। जारी बात है, हम एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं और कंप्यूटर को हमने सिखाना होता है, तो कंप्यूटर को हमने स्टेप्स देने होते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप है क्या? ठीक है, सो व्हाट्स अ ग्रीडी एल्गोरिथम। ठीक है, तो स्टेप्स पर जाने से पहले मैं ये बात रिवाइज करना चाहूँगा कि ग्रीडी एल्गोरिथम क्या होता है। ग्रीडी एल्गोरिथम के बारे में हमने पहले भी बात की कि ग्रीडी एल्गोरिथम वो होता है जो कि एक तरह से समझे शॉर्ट साइटेड, मायोपिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए, कि एक यानी आप ऐसे समझें कि आप गली के अंदर हैं, तो आपको गली के नुक्कड़ से दाएं या बाएं कुछ दिखाई नहीं देता, आपको सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि गली की नुक्कड़ पे क्या, बस। ठीक है, तो आप गली के दोनों जानिब देखते हैं, गली का एक कोना आपको करीब लग रहा है और दूसरा कोना आपको लग रहा है दूर। तो आपने कहा कि भाई ये जो कोना करीब है ना, इस तरफ जाता हूँ, क्यों, जल्दी पहुंच जाऊंगा। आपको ये नहीं पता कि उस कोने के बाद जो आगे गलियां निकलती हैं वो कैसी हैं, उनका स्टेटस क्या है, वहां जाने से फ़ायदा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कि नहीं, वो नहीं देखना ग्रीडी स्ट्रेटजी में। ग्रीडी स्ट्रेटजी में बस ये कि भाई इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदा किस में है, भाई इस वक्त सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें है कि भाई मैं इस तरफ चला जाऊँ, क्यों, ये जो गली का कोना है, ये मेरे अपने घर से निकला हूँ, ये ज़्यादा करीब है, तो बस इस तरफ जाता हूँ। आगे चल के पता चला कि अगर दूसरी तरफ से जाता तो फ़ायदे में रहता। तो ग्रीडी स्ट्रेटजी के अंदर बिल्कुल हमारी जिस तरह रियल लाइफ के अंदर होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हम जो है लोकली ऑप्टिमल डिसीजन जो है वो करते हैं, इस होप में, इस उम्मीद में कि एट द एंड हमें एक ग्लोबल ऑप्टिमल सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन कभी वो मिलता है और कभी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये गारंटी नहीं है। अगर आपने किसी खास स्ट्रेटजी के बारे में कहना है कि गारंटी है, तो आपको उसको मैथमेटिकली प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उसको प्रूफ कर देते हैं, उसका मैथमेटिकल प्रूफ दे देते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं तो वो एक सिंपली आपकी एक सोच ही है, आपका एक ख्याल ही है, वो कोई प्रूफ शुदा फैक्ट नहीं है। ठीक है, तो शरीयत भी हमें बहुत से मौक़ों पे जो है वो लालच का हुक्म देती है, और बहुत से मौक़ों पे हमें लालच से मना करती है। ठीक है, जब नेकियों की बात आती है तो हमें कहा जाता है फस्तबिकुल खैरात, भाई एक दूसरे से ज़्यादा बढ़ चढ़ जाओ। क्यों? ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें कभी नुकसान नहीं है, ये हमेशा ऑप्टिमल रिज़ल्ट ही लेकर आएगा। ठीक है, आप जब कोई नेकी करेंगे तो उसका नुकसान नहीं होगा आपको। ठीक है, तो एट द एंड जो हमारी आखिरत है, तो उसमें हमें इसका फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो इस जानिब जो हमारी ग्रीड होगी, वो हमारा जो लालच होगा, वो हमेशा ऑप्टिमल रहेगा। ठीक है, और अगर हम वक्ती फ़ायदे की खातिर कोई गलत काम कर लें तो दैट विल बी अ ग्रीड जिसको ममनू किया गया। क्यों? उस एट द एंड उसका नुकसान किसी न किसी सूरत में दिखेगा। ठीक है, तो हम अपनी शॉर्ट साइटेडनेस की वजह से उसे देख नहीं रहे होते। ठीक है, हम बड़े मायोपिक किस्म के हो जाते हैं कि यार अभी देख लेते हैं, बाद आखिरत किसने देखी है, कल का दिन किसने देखा है, अभी का फ़ायदा देख लो। तो वो एट द एंड नुकसान आ जाता है। अगर इस दुनिया में ना भी आए, अव्वल तो बहुत सी चीज़ों का बदला दुनिया में मिल जाता है, नहीं तो आखिरत में तो मिल ही जाना है। ठीक है, तो ये एक बड़ी एक रेलेवेंट सी एग्जांपल है जो कि हमें जो है ग्रीडी स्ट्रेटजी को समझने में मदद देती है। अच्छा, ये एग्जांपल एक अच्छा हो गया, ये जहन में आ गई, क्योंकि बाज़ दफ़ा एक कॉन्सेप्ट ये समझा जाता है कि लालच
अपने ज़ात में ही बहुत बुरी चीज़ है, हालांकि ऐसी चीज़ नहीं है। अल्लाह ने इंसान के अंदर कुछ चाहने की, एक लालची होने की सिफत रखी है। अब ये हमारा काम है कि हम उस सिफत का रुख किस तरफ मोड़ते हैं। हम उसको अगर नेकियों की तरफ मोड़ें, उस लालच को, तो वो हमें अच्छाइयों की तरफ, दूसरों की खिदमत करने की तरफ, ठीक है, तो वो हमें बहुत आगे लेके चला जाता है। और अगर हम उसको बुराइयों की तरफ मोड़ दें तो वो हमें जो है वो किसी और तरफ ले जाता है। तो लालच ख़त्म नहीं करना होता है। तो इंसान ने हमारे, अल्लाह ताला ने हमारे अंदर जो चीज़ें रखी होती हैं, उसमें गुस्सा है, उसमें हसद है, और उसमें जो है बहुत सी चीज़ें हैं। तो इनको ख़त्म नहीं करना होता, इनका रुख मोड़ना होता है, ठीक है। इंसान की भूख है और बहुत बहुत सी चीज़ें। तो हर चीज़ में आप सिर्फ ये करना होता है, अपनी आदतों की इस्लाह करनी होती है। जो अल्लाह ने चीज़ें, जो सिफ़ात रखी हैं, उनको ख़त्म नहीं करना होता है। तो ये एक बड़ा मिसकॉन्सेप्शन पाई जाती है कि हमने जो है फ़लाँ चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म कर देना है, गुस्से को ख़त्म कर देना है, हमने भूख को ख़त्म कर देना है, हमने जो है अपने अंदर से लालच को, हसद को ख़त्म, भाई ये नहीं करना है, इसका रुख मोड़ देना है, ठीक है। अब हसद वैसे तो बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन हदीस शरीफ के अंदर आता है कि भाई दो बंदों से अगर कोई हसद करे तो मतलब वो हसद नहीं है, ठीक है। यानी वो उसको, यानी वो हसद जो बुरा समझा जाता है वो चीज़ है ही नहीं, हालांकि आप फील वही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक तो वो है जिसको अल्लाह ने माल दिया और वो बहुत ज़्यादा उसको अल्लाह की राह में खर्च करता हो, लोगों की मदद करता है, मखलूक की मदद करता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, भाई वो जानवरों की मदद करता है, ठीक है, किसी भी मखलूक की मदद कर रहा है। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे समझे हसद है ही नहीं, ठीक है। तो इस पे हसद किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ कामों का जिक्र आता है। तो ये एक दरमियान के अंदर तरबियती पहलू थे कुछ। तो अब हम दोबारा आते हैं अपने लेक्चर की तरफ कि मैं रिवाइज़ कर दूं कि ग्रीडी टेक्निक, सो एज इट्स नेम इम्प्लाइज, सो इट इज़ समथिंग दैट इज़ मायोपिक। मैं आपको बता चुका हूँ, इट्स शॉर्ट साइटेड, इट डजंट लुक अहेड, इट लुक्स टू मैक्सिमाइज द वेरी फर्स्ट थिंग, बस। फॉर एग्जाम्पल, if you consider traffic, so what is the greed? So greed can be here that don't let anybody cut in front of you, don't let anybody overtake you, and whenever you have got some room, get up there. So generally people are greedy when it comes to getting to work, okay? It happens. So now here in this problem, when we look at interval scheduling, so we might say that I am going to pick as many requests as possible, ठीक है। तो ये होगा हमारा ग्रीडी। तो अब हमें क्या करना है कि जाना है इसके सोल्यूशन की तरफ, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ जाने से पहले हम यानी एल्गोरिथम बनाने से पहले हम एक टेम्पलेट सी बनाते हैं, एक स्ट्रेटजी सी बनाते हैं, और उसको हम 3 स्टेप्स के अंदर डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे, here is a template that probably puts it all together and gives you a good sense of what I mean by greed. So at least in the context of this interval scheduling problem. So before we even get into particulars of the selection strategies, so just look at this template. So at step 1, what we say, use a simple greedy rule to select a request, say I or J, whatever name you give to it, ठीक है। And if you have selected any particular request, say you have selected I, so what that means is that you will have to reject all those requests that are incompatible with this I. So what you have done, you have reduced your problem. How? Because you have rejected many requests that were incompatible. So at this point, because we have rejected a bunch of requests, our problem got smaller, and now we have to look at a very smaller problem. So we just repeat both of these steps until our requests are processed. Processed means either they are selected or they are rejected. So that's a classical template for a greedy algorithm to solve this problem. Now, why this is a template? Why isn't this a complete algorithm? The reason is this underlined, bold
red text, a simple rule. Because we haven't specified any particular rule, we say we will substitute this statement with a rule. So that whenever we will place the rule in place of this phrase, so we cannot say this is an algorithm that we can code, because we need a rule here. So if this was a live class, we would have a brainstorming session, and I would have asked you to suggest the rules, to suggest the heuristics, the strategies that can be put in place of this one by one, and we would have discussed it. But here I have to do all the thing. So this is just a template. We can substitute the underlined phrases with a greedy rule, and there are many possible candidates for this greedy rule. So let's select the heuristic 1, and that is that from the given set of intervals from 1 to n, select a request, say I, that starts earliest. So now we have, you see, statement step number 2 and 3 are the same, but in place of this statement number 1, we have selected the rule that is starts earliest. So early start time. So with the least start time or minimum SI. SI means the starting time of that I. So you see, whenever you are going to prove something, you have to prove it completely. But if you want to disprove something, that is very easy. So if you want to disprove something, you just say, oh, this is a counterexample. You just come up with an example that doesn't satisfy this heuristic and gives you the wrong result. And you say, oh, this heuristic, this strategy fails. So you just need one counterexample. And this is the counterexample. So least starting time, the one that starts the earliest, that is I1. But if you will select I1, you cannot select I2 and I3. Both of these will be rejected, as these are not compatible. These are incompatible with I1. So if you select I1, means the one with the least starting time, or the one that starts earliest, your solution set will contain only one interval. However, you know that looking at this diagram, it tells us that if you select 1 and I2 and I3, so in this case both are compatible with each other, and both can be selected as an optimal solution. So the cardinality of the solution set of optimal solution, it will be 2. So this fails. So heuristic number 1 seemed a very good one, but it failed because we have come up with a counterexample. So let's go to the second candidate, and it is smallest interval of time. So heuristic number 2 says accept the request that has the least interval time or smallest interval of time. Means if we subtract S1 from Fi, Si from Fi, mean if we subtract the starting time from the finish time, so we will get a value, we'll get the time needed to accomplish this task, this request or this interval, the interval size. You can say the least interval size. So does this work or not? So we just need one counterexample, and here it is. You see, we know what is the optimal solution. If we will select I3, we cannot select I1 and I2. So if we select I3, our solution set will contain only one interval. But if we select I1 and I2 and both are compatible with each other, so now our solution set contains 2 elements, I1 and I2, and hence this is the optimal solution. But among all these 3, which one has the least interval time? That is I3. So if we have selected I3 according to this heuristic, greedy heuristic, so this is a grid, means smallest interval of time. This is grid, but it led us to a wrong solution. So it also fails here. Now heuristic number 3, it seems a good one. For each request, we count the number of other requests that are not compatible and accept the request that has the fewest number of non-compatible requests. So in other words, we select the interval with the fewest conflicts. Seems very technical, but
we come up with a counter example. How? You see, you know what is the optimal solution here? Means this is optimal solution. See, at most you can select 4. But you see how many number of conflicts I1 has? 1, 2, 3. And I2 has 1, 2, 3, 4. I3 1, 2, 3, 4 and I4 3. But what is the interval with the least conflicts? That is I5. It is just only 2 conflicts. But if we select that I5, we cannot get to the optimal solution. How? Because if we select I5, so what are the intervals that are compatible with it? That are I4, I9, I10, I11, any one of these 4. So if you select this, and on the left hand side from I1, I6, I7 and I10, if you select any one of these, so you can select at most 3, but the optimal solution contains at most 4. So it means that this is a valid counter example, and this strategy also fails. So it can give you result in a number of instances, but it cannot give you result in all the instances, because we have presented a counter example for it. And there is another one, heuristic number 4. Looks to be very stupid to discuss it, but let's see what it says. Consider the request with respect to their numeric order, and that is very simple. That it will not work. Why? Because numeric order says that I1 means the first one. So okay, select it. I have selected it now. I cannot select I2 and I3 because these are not compatible with it. But we know the optimal solution is I2 and I3. So it's very easy one, and in fact it is not as greedy as the other heuristics. So let's go to heuristic number 5 and see whether it works or not. So heuristic 5 says that accept first the request that finishes first. That is the request I for which Fi is as small as possible, means finish time is as small. In other words, simply you can say that consider the request with earliest finish time. So this is a task for you people to search for a counter example. And if you come up with a counter example, then you can share it on the group. But if you do not come with a counter example, so what does it mean? Does it mean that this heuristic is true? Means not finding a counter example of a heuristic doesn't mean that it is correct. It doesn't imply its proof of correctness. So it may be our short-sightedness that we did not reach to a counter example. If you want to prove something, so disproving something is easy, but proving something is quite difficult, and it requires proper mathematical proof. So if we are not able to find any counter example for this strategy, then it doesn't mean that it is proved. So it is not proved yet. We need to prove it. और इसको प्रूव कैसे करेंगे? याद कीजिए वो सारे के सारे जो हमारे प्रूफ्स के ऊपर लेक्चर्स थे और उनकी अहमियत को. असल में हमें हर एक टॉपिक को प्रूव भी करना चाहिए, ठीक है. चाहे मैं डिस्कस कर दूं या आपको असाइनमेंट या उसके तौर पे दे दूं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लोड भी हो जाता है और बहुत मैथमेटिकल भी हो जाता है. तो इसी वजह से सबके प्रूफ को डिस्कस नहीं किया है, लेकिन शुरू के अंदर आपको प्रूफ की टेक्निक्स बता दी हैं, ताकि अगर आप किसी बुक के अंदर किसी चीज़ का प्रूफ देखें किसी एल्गोरिथम का, तो एटलीस्ट उतना तो आपको समझ में आए. इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है. तो ये उस वक्त भी बाल बच्चों ने क्वेश्चन किया था जी, ये हमारे इस कोर्स के अंदर कुछ चीज़ें हमें डिस्क्रीट की मिल रही हैं, कुछ ऑटोमेटा की मिल रही हैं, और ये प्रूफ्स वगैरह ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो भाई एनालिसिस के अंदर आपको बताया था कि जिस तरह टाइम और स्पेस कम्प्लेक्सिटी को देखा जाता है, उसकी करेक्टनेस और ऑप्टिमाइजेशन के प्रूफ को भी देखना जाता है, और वो हमें इन मैथमेटिकल टूल्स के बगैर नहीं मिलता भाई. तो ये एक पूरा टॉपिक है जो कि हमारे एनालिसिस के अंदर होता है, ठीक है.
तो is heuristic 5 correct, that is optimal or not? So that's what we have to prove. अच्छा, अब हम जब ऐसी चीज़ों को प्रूव करते हैं ना इन जनरल, ठीक है, एक खास इंस्टेंस के लिए तो हम उसको देख सकते हैं, तो लेकिन एक खास इंस्टेंस को स्टडी करना प्रूफ नहीं कहलाता. सो वी हैव टू डिस्कस थिंग्स इन जनरल. So in general, to prove that a greedy algorithm always yield an optimal solution, so we compare the solution of our algorithm with any optimum solution. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि भाई ऑप्टिमल सोल्यूशन अगर ये हो, क्योंकि जाहिर बात है कई ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकते हैं, तो अगर कोई एक ऑप्टिमल सोल्यूशन और हमारा जो सोल्यूशन था अगर वो यानी उसकी कार्डिनलिटी अगर वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं, अगर उनकी कार्डिनलिटी सेम है, तो इसका मतलब कि आप किसी ऑप्टिमल सोल्यूशन पे पहुंच गए, क्योंकि सारे ऑप्टिमल सोल्यूशन की कार्डिनलिटी सेम ही होती है. तो अगर आपके रिजल्ट की कार्डिनलिटी भी सेम वही कार्डिनलिटी है जो किसी ऑप्टिमल सोल्यूशन की है, तो इसका मतलब आपका सोल्यूशन भी ऑप्टिमल ही है. तो हम ये हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं. ठीक है, तो हम एक सोल्यूशन सेट है I1 I2 up to IK, and this is the solution set which contains the set of requests output by our algorithm, means heuristic number 5. ठीक है, that use heuristic 5, और उसको हम नाम देते हैं ALG. तो हम उसको ALG means algorithm, ALG से हम heuristic 5 ही को रेफर करेंगे. ठीक है, और ऑप्टिमल सोल्यूशन एक हमारे पास है जिसके अंदर J1 J2 up to JM ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि ऑर्डर्ड है एक खास उसके अंदर. ये ऑर्डर्ड इसलिए हमने रखे हैं, हालांकि सेट के अंदर ऑर्डर की अहमियत नहीं होती, ठीक है, लेकिन इसको हमने सीक्वेंस के अंदर इसलिए रखा है ताकि हमें ये पता हो कि भाई ये उस इंटरवल्स में से ये वो है कि जिसका फिनिश टाइम के बाद अगले का स्टार्टिंग टाइम है, और J2 के फिनिश टाइम के बाद अगले का स्टार्टिंग टाइम है, ताकि एक ऑर्डर के अंदर है तो उसको ज़रा सोल्यूशन को समझने में और मैनिपुलेट करने में, उसको इंटरप्रेट करने में, उसको प्रोसेस करने में ज़रा आसानी रह जाती है. ठीक है, और चूँकि ये ऑप्टिमल सोल्यूशन है और ऑर्डर्ड भी है और कंपैटिबल भी है. कंपैटिबल का मतलब यही है कि जहाँ J1 ख़त्म होगा उसके बाद J2 शुरू होगा. ठीक है, वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं इनकी बाउंड्रीज. और हमारा एल्गोरिथम जो है इसके अंदर भी हमने लिखा है ALG के अंदर के दीज आर आल्सो इन ऑर्डर, तो ये भी एक ऑर्डर के अंदर है. ठीक है, अब अगर ये जो सोल्यूशन है, अगर हम ये कर दें प्रूफ कि ये जो इस सोल्यूशन के अंदर जो हमारे एल्गोरिथम हमें दे सकता है इन जनरल फ्रॉम I1 to IK, ये टोटल K एलिमेंट्स हैं, और ऑप्टिमल सोल्यूशन के अंदर टोटल एलिमेंट्स हैं J. तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि इनफैक्ट जितने एलिमेंट्स इस सेट में हैं उतने ही इस सेट में हैं, ऐसा नहीं कि ऑप्टिमल में ज़्यादा है और हमारे एल्गोरिथम में कम है. अगर हमारे एल्गोरिथम के अंदर एलिमेंट्स कम है तो हमारा सोल्यूशन तो ऑप्टिमल ना हुआ ना. ठीक है, तो अगर इफ़ K इज इक्वल टू M, हम ये प्रूव कर दें कि जितने एलिमेंट्स इसमें हैं, जितनी कार्डिनलिटी इसमें है उतनी इसमें है, दोनों इक्विवेलेंट सेट्स हैं, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस एक एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से कायम हो रही है. ठीक है, तो इसका मतलब दोनों सेट्स की कार्डिनलिटी सेम है, तो इसका मतलब कि हमारा सोल्यूशन भी ऑप्टिमल है. ठीक है, तो वो फ्लो समझ गए होंगे जो हम करने जा रहे हैं आगे. ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ हमने ये तो कहा कि ALG जो एल्गोरिथम ने हमें रिजल्ट दिया, ठीक है, ये ऑर्डर के अंदर है, क्या ये भी कंपैटिबल है कि नहीं? ऑप्टिमल सोल्यूशन तो कंपैटिबल है. तो हमने कहा कि आप ये वैसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता अगर हम इस टेम्पलेट की तरफ देखते. ठीक है, हमारी जो टेम्पलेट है उसने क्या कहा है कि किसी भी रूल से, और वो रूल हमारे पास ह्यूरिस्टिक 5 यहाँ होगा कंसिडर. ठीक है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम फर्स्ट. ठीक है, तो वो जो भी आप सेलेक्ट करते हैं स्टेप नंबर 2 में, उसके साथ जितने भी इनकम्पैटिबल हैं वो सब रिमूव कर देते हैं. तो आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास के अंदर या ओ लेवल्स के अंदर, जब आप थ्योरम्स को प्रूव कर रहे होते हैं तो उसके अंदर आप जो रीज़न लिखते हैं कि स्टेप की, तो क्या होता है एज इन कंस्ट्रक्शन या गिवन. तो जब आप एल्गोरिथम को कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो कंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमने इनकम्पैटिबिलिटीज को रिमूव कर दिया था. ठीक है, सो बाय द वेरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, या बाय गिवन वी कैन से द इंटरवल्स इन सेट ALG returned by the algorithm are compatible. So thus heuristic 5 guarantees that for all the indices R, for example R is any general variable less than equal to K, so f of IR is less than equal to f of IK. ठीक है, ये हमें पता.
तो सारी की सारी कंपेटेबल भी हैं और कंपेटेबल होने के साथ साथ ये चीज़ हमारी ये इसमें कवर हो गई। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, ओरिजिनल थ्योरम को प्रूव करने से पहले, इस एल्गोरिथम को प्रूव करने से पहले आपने पढ़ा होगा दो टर्म्स का, लेम्मा और क्रोलरी। क्रोलरी क्या होता है कि किसी थ्योरम के प्रूव होने के बाद जो उसके आफ्टर प्रूफ्स होते हैं, और लेमा क्या होता है, एक ऐसा छोटा थ्योरम जिसको किसी बड़े थ्योरम को प्रूव करने के लिए इंटरमीडिएटली इस्तेमाल किया जाता है, जो हेल्पफुल साबित होता है किसी दूसरे थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ठीक है, वो खुद बताते खुद मकसूद नहीं होता, लेकिन वो किसी बड़े थ्योरम को या ख़ास जो मकसूदी थ्योरम होता है, कुल्लिया होता है, उसको प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एंड दैट लेमा इज f of I r is less than f of j r for all r from 1 to k। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, पहले तो अब ये समझें। ठीक है, देखिए क्या रहा है, देखिए ये आपके पास I of 1, I of 2 अप टू I of k, और यहाँ रिजल्ट में j of 1, j of 2 अप टू j of m, और इसको अगर हम पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये देखिए हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये I of 1, I of 2, I of 3, I of 4 अप टू I of k, और ये j of 1, j of 2, j of 3, j of 4 अप टू j of m। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ r कैन बी फ्रॉम 1 टू k, वैल्यू ऑफ r 1 टू k हो सकती है, कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर r की वैल्यू 1 है सपोज, तो f of I1 इज लेस देन इक्वल टू f of j1, यानी इन दोनों का जो फिनिश टाइम है उसमें से पहले वाले का फिनिश टाइम कम होगा दूसरे वाले के फिनिश टाइम से। ये देखें, पहले वाले का यानी आई वाले का फिनिश टाइम देखें ये कम है जे वाले के फिनिश टाइम से, या इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि इक्वल का साइन भी है, लेस देन इक्वल टू है ना, तो ये देखें यहाँ पे दोनों का इक्वल है, लेकिन बढ़ नहीं सकता क्योंकि हमने लिख दिया लेस देन। ठीक है, तो ये अगर हम प्रूव कर लेते हैं कि इस सेट के पहले इंटरवल का फिनिश टाइम हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा इस सेट के पहले इंटरवल से, और इसी तरह इसी सेट के दूसरे यानी I2 का जो फिनिश टाइम होगा ये लेस देन इक्वल टू होगा J2 का, और I3 का लेस देन इक्वल टू होगा J3 से, I4 का लेस देन इक्वल टू होगा J4 से, इस तरह I5 का लेस देन इक्वल टू J5 से, और इसी तरह IK का लेस देन इक्वल टू JK से। ठीक है, तो इसको हम अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे कि फॉर ईच इंटरवल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अप टू k द आर्थ एक्सेप्टेड रिक्वेस्ट इन द एल्गोरिथम स्केड्यूल फिनिशेस नो लेटर देन का मतलब है लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इसको दूसरे अल्फाज में लिखा गया, नो लेटर देन द आर्थ रिक्वेस्ट इन द ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद है ये पिक्चर से आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन ये अभी अच्छा, इसको हम इस रिजल्ट को हम इस्तेमाल करेंगे अपने असल थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, लेकिन पहले इसको तो कर लें प्रूफ, क्योंकि इस बात का भी तो कोई इसमें भी कोई सच्चाई होनी चाहिए, बिकॉज इन मैथमेटिक्स वी हैव टू बी वेरी डेफिनेट, वी हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। सो इफ वी वांट टू से दैट दिस इज अ फैक्ट एंड वी वांट टू यूज दिस फैक्ट टू प्रूव अनदर थ्योरम, सो लेट इट बी प्रूव फर्स्ट। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट मैंने दोबारा लिख दी, और इसको मैथमेटिकल इंडक्शन, याद आया मैथमेटिकल इंडक्शन हम क्यों पढ़ रहे थे। ठीक है, तो अगर इस सेमेस्टर में रिवाइज ना करवाया जाए तो फिर यहाँ पे आप जो है, और थोड़ा सा एडवांस भी था क्योंकि शायद आपने स्ट्रॉन्ग इंडक्शन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में ना पढ़ी हो, सिंपल इंडक्शन पढ़ी हो, तो कभी कुछ इस्तेमाल हो रहा होता है, कभी कुछ इस्तेमाल हो रहा होता है, तो एटलीस्ट आपको उन चीज़ों को डिस्कस करना पड़ता है। अच्छा, बहरहाल वी विल प्रूव दिस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, सिंपल इंडक्शन। ठीक है, कि f ऑफ आई आर इन जनरल इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ जे आर फॉर ऑल वैल्यूज 1 अप टू k। ठीक है, तो हम उसको इस अंदाज में लिख सकते हैं कि आई आर इज लेस देन इक्वल टू जे आर, और आर कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, तो ये हमने डायग्राम बनाई है बेस केस के लिए। ठीक है, अच्छा, मैथमेटिकल इंडक्शन के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है कि आपने बेस केस के लिए इसको प्रूव करना होता है, और बेस केस अमूमन क्या होता है, जो सबसे पहली वैल्यू, तो देखें आर की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 से, तो पी ऑफ 1 आपको करना है पहले प्रूफ। उसके बाद आप इस इंटरवल में से
कोई भी वैल्यू कंसिडर करके उसको अगली वैल्यू के लिए अगर आप कर देते हैं प्रूफ, तो आपका इंडक्शन स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज पी ऑफ वन? दैट इज दैट एफ ऑफ आई वन इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जे वन इज ट्रू। सो इज इट ट्रू और नॉट, वी विल सी। अभी हम इसको देखते हैं, ये तो हमने प्रूफ करना है कि ये ट्रू है कि नहीं। बेस केस को प्रूफ करना पड़ता है, इंडक्शन में हाइपोथेसिस वाले स्टेप को माना जाता है, ठीक है, और उसकी बेस पे जो इंडक्शन स्टेप के अंदर होता है अगली वैल्यू के लिए उसको प्रूफ किया जाता है। तो बेस केस को तो प्रूफ किया जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि वाकई ऐसा है कि नहीं। क्या वाकई में अगर हमारे एल्गोरिथम के सॉल्यूशन का जो पहले वाला इंटरवल है उसका किसी भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन के पहले वाले इंटरवल से फिनिश टाइम लेस देन इक्वल टू ही होगा, ठीक है, ये हमने देखना है। तो देखें फॉर अव्वल तो इसको वैसे ही आप समझ लें, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो कई हो सकते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता उसमें से पहला सॉल्यूशन पहला इंटरवल कौन सा हुआ सेलेक्ट, लेकिन जो हमारे पास एल्गोरिथम ने हमें दिया वो क्या है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम फर्स्ट। तो हमारे इंटरवल के बाय द वेरी डेफिनेशन, बाय द कंस्ट्रक्शन, बाय गिवन, जो हमारे पास आई ओ वन होगा, ये पूरे सेट के अंदर जितने भी इंटरवल इनपुट में थे फ्रॉम 1 to n, उनमें वो होगा जिसका फिनिश टाइम सबसे कम है। तो वो तो बाय द वेरी डेफिनेशन ऑफ अवर एल्गोरिथम, ऑफ अवर ग्रीडी ह्यूरिस्टिक, ठीक है, हमारा बेस केस सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। इसको अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, फॉर r इज इक्वल टू 1 द एल्गोरिथम स्टार्ट्स बाय सेलेक्टिंग द रिक्वेस्ट I1 with minimum finish time. So for every other request, say every other request IP, ठीक है, तो उसका जो फिनिश टाइम होगा that will be greater than equal to f of I1, ठीक है। So in particular in the optimal solution set, so J1 is either this I1 or any other request. So if it is I1, so it is equal to, and if it is any other request, then it is greater than f of I1, ठीक है। so therefore base case is satisfied and f of IR is less than equal to f of JR when R is equal to 1. तो ये तो बहुत सिंपल सा था, इसको तो हमने प्रूफ करना होता है, वो हमने प्रूफ किया। अब हाइपोथेसिस हमने एज्यूम करना होता है और उसके बाद इंडक्शन स्टेप के अंदर हमने फिर प्रूफ करना होता है। तो हाइपोथेसिस के अंदर क्या है कि वी एज्यूम दैट P of R minus 1 is true for any value of R greater than the base case up to K, ठीक है। तो इट मीन f of I R minus 1 is less than equal to f of J R minus 1। और हम इंडक्शन के अंदर करते क्या हैं, इंडक्शन स्टेप के अंदर, कि जो हाइपोथेसिस के अंदर हमने एज्यूम किया था उसको ट्रू मानते हुए उससे अगली वैल्यू के लिए प्रूफ करते हैं कि अगर इसको सही माना जाए तो इससे जो अगली वाली वैल्यू होगी उसके लिए भी ऑटोमेटिकली दिस इज ट्रू एंड वी हैव टू प्रूव दैट। तो इफ वी एज्यूम दैट P of R minus 1 is true, so it will imply that P of R is also true and we have to prove that. In other words, what is P of R minus 1? P of R minus 1 is this thing. तो f अगर हम ये मान लें कि f of I R minus 1 is less than equal to f of J R minus 1, अगर हम ये मान लें कि f यानी फिनिश टाइम ऑफ I R minus 1 is less than equal to the finish time of J of R minus 1, ये हमने मान लिया इसलिए हमने इसको पिक्चर में बना भी दिया। तो इट इम्प्लाइज दैट, ठीक है, वी विल शो दैट P of R is also true, ठीक है, एंड दैट विल कंप्लीट ओवर इंडक्शन स्टेप, ठीक है। तो हमें यह प्रूव करना है कि f of I R का फिनिश टाइम भी f of J R से लेस देन इक्वल टू है, ठीक है। ये उसी डायग्राम को मैंने यहाँ पे दोबारा बना दिया, ठीक है, ये ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है कि f of I R इज लेस देन इक्वल टू f of J R, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं जी सपोज हम नहीं मानते कि ये है, हम मानते हैं नहीं, इससे उलट है, f of I R इज ग्रेटर देन f of J R। So if we suppose the contrary, the contradiction of it,
ठीक है. Now if we suppose that f of IR is greater than f of JR as in this diagram, इसको मैंने अलग कलर से इसलिए शो किया है कि इसको हमने अल्टर किया है. ठीक है, असल तो हमने ये कि इस बेस पे हमने ये प्रूव करना है. ठीक है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम मानते नहीं कि ये होगा. हम कहते हैं नहीं भाई ये इसका फिनिश टाइम ज़्यादा होगा. इसका तो है क्योंकि ये तो हमने अज्यूम किया हुआ है. इसी अजम्पशन की बेस पे हमने ये प्रूव करना था. लेकिन हमने कहा नहीं, जो आप प्रूव करना चाहते हैं मैं इसको मानता ही नहीं, मैं तो ये मानता हूँ भाई. हम कहते हैं ठीक है जी, हम अभी आपको बताएंगे कि आपने जो एज्यूम किया वो पॉसिबल ही नहीं है. तो जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा. ठीक है, तो लेकिन उससे पहले हमने करना क्या है देखें. सो सपोज एफ ऑफ आई आर मीन फिनिश टाइम ऑफ आई आर इज ग्रेटर देन द फिनिश टाइम ऑफ जे आर. So we will prove that our supposition is not possible, and if this is not possible, it means only this is possible. ठीक है, तो खुद ही प्रूव हो जाएगा. ठीक है, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी यही कहती है कि दो नंबर या एक दूसरे के इक्वल होंगे, या एक छोटा होगा या एक बड़ा होगा. तो अगर हम ये कह देते हैं कि वो बड़ा नहीं है तो इसका मतलब या वो छोटा है या इक्वल है, और वही हमें करना है प्रूफ. अगर बड़ा नहीं है या हम ये बता दें कि उसका बड़ा होना पॉसिबल नहीं है, तो दो ही पॉसिबिलिटीज रह जाती हैं, लेस देन इक्वल टू, और वही हमें करना है प्रूफ. ठीक है, वो ऑटोमेटिकली हो जाए. एक ग्रेटर देन को नॉट पॉसिबल साबित करके बाकी दोनों चीज़ें खुद ही प्रूव हो जाएंगी. ठीक है, तो दैट सिंपल. अच्छा, इतना हमें पता है क्योंकि इंडक्शन हाइपोथेसिस हमें यही कहता है कि एफ ऑफ आई आर माइनस वन इज लेस देन एफ ऑफ जे आर माइनस वन. दैट इज बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस. ठीक है, और हमें यह भी पता है कि f of jr minus 1 is less than equal to the starting of the next one, s of jr. ठीक है, ये क्योंकि जारी बात है ये ओवरलैप नहीं करने चाहिए, आपस में कंपेटेबल होने चाहिए. तो और हमारे पास ALG और OPT दोनों के अंदर जो दो कंसेक्यूटिव इंटरवल्स हैं वो कंपेटेबल है. ठीक है, तो ये तो हमें पता है. तो अब देखें, इफ दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस एंड दिस इज द सेम, दिस इज लेस देन इक्वल टू दिस, सो बाय चेन रिएक्शन या बाय चेन रूल, सॉरी रिएक्शन नहीं रूल, बाय हाइपोथेटिकल सैलोजिज्म, ये भी हमने पढ़ा होगा इस के शुरू में, और वहाँ भी पढ़ा होगा आपने इस कोर्स के अलावा, डिस्क्रीट में ही पढ़ा होगा. तो वी कैन से दैट एफ ऑफ आई आर माइनस वन ये इज लेस देन एफ ऑफ जे आर माइनस वन. ठीक है, इन दो को हम कर रहे हैं कंपेयर. अब देखें, दस इफ f of JR is less than f of IR, अगर f of JR is less than f of IR जो हमने अभी सपोज किया है, then as JR is the interval with the shortest finish time. देखें हमारे पास एल्गो के अंदर रूल क्या है, बाय द वेरी डेफिनेशन ऑफ दिस रूल, कि अगर I of R माइनस वन, देखें J ऑफ R माइनस वन कंपेटेबल है J ऑफ R से, लेकिन चूंकि I ऑफ R माइनस वन J ऑफ R माइनस वन से पहले ख़त्म हो रहा है, तो इसका मतलब कि I ऑफ R माइनस वन और J ऑफ R भी कंपेटेबल हैं. तो जब ये दो कंपेटेबल हैं, और तो हमारा ALG का जो रूल था ह्यूरिस्टिक 5 का, वो ये कह रहा है कि इसके बाद हमने वो सेलेक्ट करना है जिसका फिनिश टाइम सबसे कम हो. यानी आई आर को सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि उसका फिनिश टाइम तो हमने ज़्यादा सपोज किया हुआ है, हमें सेलेक्ट करना है जे ऑफ आर को. तो इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन के अंदर जे ऑफ आर है और आई ऑफ आर नहीं है. हालांकि ये तो गिवन कंडीशन के ही खिलाफ है. आई ऑफ आर तो मौजूद है एल्गो के अंदर, ठीक है, और जे ऑफ आर नहीं है, क्योंकि अगर ये इक्वल होते तो इनका टाइम एक दूसरे से ऊपर नीचे ना होता. तो इसका मतलब कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है गिवन के साथ, गिवन ही के खिलाफ है. और जो हमारा बाय द वेरी डेफिनेशन ऑफ द एल्गोरिथम, बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ एल्गोरिथम, जो हमारे पास गिवन कंडीशन होती है हम उसको डिनाई नहीं कर सकते. गिवन को तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो चूंकि ये गिवन को डिनाई कर रहा है, इसीलिए ये चीज़ तो पॉसिबल नहीं है. और अगर ये पॉसिबल नहीं है, इफ़ आई ऑफ आर इज़ not greater than f of JR, then it means the other two possibilities are there. Means f of IR is less than equal to f of JR, जो हमने पहले बात की. ठीक है, so therefore for each R, the rth interval in the ALG selects finishes no later
देन द आर्थ इंटरवल इन ऑप्ट। ठीक है, तो फॉर ईच, दोबारा रिपीट करता हूँ, फॉर ईच आर द आर्थ इंटरवल द ALG सेलेक्ट्स, हर वो आर्थ इंटरवल यानी दूसरा या तीसरा या चौथा इंटरवल जो के ALG सेलेक्ट करता है, इट फिनिशेज नो लेटर देन द आर्थ इंटरवल ऑफ द ऑप्ट। तो ये उसी पहले, दूसरे या तीसरे, उसी कॉरेस्पॉन्डेंस से, ये उससे इट फिनिशेज नो लेटर देन दैट। इट मीन्स एफ ऑफ आई आर यानी आई आर का फिनिश टाइम लेस देन इक्वल टू होगा जे ऑफ आर से। तो जो हम यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे थे, यहाँ मैंने आपको बताया था, वो हमने प्रूव कर लिया। अब इस रिजल्ट को हम इस्तेमाल करेंगे अपने असल थ्योरम को प्रूव करने के लिए। ठीक है, यहाँ कुछ चीज समझना है तो 2-3 स्लाइड पीछे जाके देख लेना। ठीक है, देखें, प्रूफ ह्यूरिस्टिक 5 इज करेक्ट, दैट इज ऑप्टिमल। तो स्टेटमेंट हमारी क्या है कि द ग्रीडी एल्गोरिथम ALG इज ऑप्टिमल। और ऑप्टिमल का मतलब क्या था कि जितने इसकी कार्डिनलिटी है उतनी इसकी कार्डिनलिटी है। देखिए ALG की कार्डिनलिटी जो है वो इससे ज़्यादा, ऑप्टिमल से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, नहीं तो ये ऑप्टिमल ना होता, वो तो गिवन के खिलाफ था। हाँ, 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या इक्वल है या लेस देन है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब ALG भी ऑप्टिमल है, और अगर लेस देन है तो इसका मतलब ये ऑप्टिमल नहीं है। तो हमें ये प्रूफ, देखिए K कैन नॉट बी ग्रेटर देन M। ठीक है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो हमने यहां भी लिखा है। हाँ, 2 पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो K इज इक्वल टू M या K इज लेस देन M। तो अगर K इज लेस देन M तो इसका मतलब कि ALG ऑप्टिमल ही नहीं था, वो प्रूव ही नहीं हम कर सकेंगे। तो हमें तो प्रूव करना है कि K इज इक्वल टू M, लेकिन हम इसको प्रूव करेंगे प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन। वी हैव टू प्रूव दैट K इज इक्वल टू M। ठीक है, इफ ALG इज नॉट ऑप्टिमल, then we have to say that K is not equal to M. So what are the 3 possibilities when we compare 2 numbers? K is equal to M, K is greater than M, K is less than M. So K is greater than M is not possible, and we have already denied K is equal to M. So there is just only one possibility by trichotomy property, that M is greater than K or K is less than M. Means ALG is not optimal. That's what you want to say. ठीक है, दोबारा से रिपीट करता हूँ। हमारी स्टेटमेंट ये है कि जी K is equal to M means our solution is also optimal. The cardinality of our solution is the same as the cardinality of the optimal solution. ठीक है, both are equivalent. We can have a one-to-one correspondence between the elements of both of these. लेकिन एक साहिब हैं, वो कह रहे हैं ना जी मैं मानता ही नहीं। हमने कहा जी आप नहीं मान रहे? मैं नहीं मानता जी। हमने कहा जी देख लीजिएगा, बाद में फंस जाएंगे आप। कहते नहीं जी मैं नहीं फंसता, भाई मैं नहीं मानता कि ये ऑप्टिमल है। आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, आपके सोल्यूशन के अंदर कम एलिमेंट्स हैं, ऑप्टिमल के अंदर ज़्यादा है, इसलिए तो वो ऑप्टिमल है। तो भाई आप ये जो K है इट इज़ लेस देन M, और इन अदर वर्ड्स M इज़ ग्रेटर देन K। तो इसका मतलब कि ऑप्टिमल सोल्यूशन के अंदर कुछ एलिमेंट्स और भी हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, ऑप्टिमल सोल्यूशन के अंदर एलिमेंट ज़्यादा है। ये यहाँ तो K एलिमेंट्स है ना, यहाँ K के बाद कम से कम एक एलिमेंट तो और है जिसको K+1 कह दें, और आखिरी एलिमेंट जो भी हो उसको हम M से कर रहे हैं डिनोट। वो ये K+1 वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और पिक्टोरियल फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भाई ये याद रखना भाई साहब, जो आपने कहा है ना मैं नहीं मान रहा और ये चीज़ होनी चाहिए, तो अगर आप अपनी बात से फिर गए, कॉन्ट्रडिक्शन में यही होता है ना कि फिर बाद में अपनी बात से बंदा फिर जाता है, नहीं नहीं भाई हमारी सपोजिशन रॉन्ग थी, तो ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है बात हमारी पहले वाली बात को, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो चलो फिर हमारी सपोजिशन रॉन्ग है, ये ट्रू है। यही हम कर रहे होते हैं, तो यही हम अभी करने जा रहे हैं। तो भाई कॉन्ट्रडिक्शन वाली स्टेटमेंट को एज्यूम करने के बाद ये डायग्राम आ गई और सेट की सूरत हाल यहाँ आ गई। तो फ्रॉम अबव डायग्राम आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ आई के इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ जे के। ठीक है, एफ ऑफ आई के फिनिश टाइम ऑफ आई के इज लेस देन इक्वल टू फिनिश टाइम ऑफ जे के। सही है, और ये क्यों था, ये हमें बात कहाँ से मिली? रिजल्ट्स फ्रॉम प्रीवियस स्लाइड्स, जो हमने पिछला लेमा प्रूव किया वहाँ से मिली हमें कि नो लेटर दैन, ये वही वाली चीज़ है। ठीक है, और ये हमें पता चला जी एफ ऑफ जे के इज लेस देन स्टार्टिंग ऑफ
जे के प्लस वन, ये हमें क्यों पता चला? क्योंकि जाहिर बात है ये कंपेटेबल है, ठीक है। और एस ऑफ जे के प्लस वन इज लेस देन एफ ऑफ जे के प्लस वन। उसकी वजह यह है कि अगर इंटरवल साइज को ज़ीरो मान भी लें तब ये इक्वल होगा, अमूमन ये होता नहीं। तो इसका मतलब कि स्टार्टिंग टाइम हमेशा फिनिश टाइम से कम ही होता है, ठीक है। तो इफ़ दिस इज लेस देन दिस विच इज़ लेस देन दिस विच इज़ लेस देन दिस, तो बाय हाइपोथेटिकल सिलोजिज्म हम ये कह सकते हैं सिंपली, अब यहाँ मैंने एक एक स्टेप नहीं लिखा है, कि एफ ऑफ आई के इज लेस देन एफ ऑफ जे के प्लस वन। सो एफ ऑफ आई के दिस इज लेस देन एफ ऑफ जे के प्लस वन। इन दो को हम कर रहे हैं अब हम कंपेयर, ठीक है। तो देखिए अब हम जाते हैं अपने एल्गोरिथम के कंस्ट्रक्शन की तरफ, जिसमें हम अंदर हमने क्या कहा था कि क्या क्या रूल होने चाहिए भाई। इसके बाद जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं आई के को, तो हम इसके जितने भी इनकम्पेटेबल हैं सबको कर देते हैं डिलीट स्टेप नंबर 2 में। लेकिन चूंकि ये इससे कंपेटेबल है, ठीक है, ये उससे कंपेटेबल है, यहाँ हम एस भी लिख सकते हैं क्योंकि उसका स्टार्टिंग इसके बाद है, ठीक है। जब उसका स्टार्टिंग इसके बाद में है तो इसका मतलब ये कंपेटेबल है। तो आफ्टर डिलीटिंग ऑल रिक्वेस्ट दैट आर नॉट कंपेटेबल विद आई के, द सेट ऑफ पॉसिबल रिक्वेस्ट, कोई भी नाम दे दो इसको, से आर, स्टिल कंटेन्स जे ऑफ के प्लस वन, क्योंकि ये कंपेटेबल है आई ऑफ के से। लेकिन मसला यह हमारा ये है कि ग्रीडी एल्गोरिथम तो आई ऑफ के पे रुक रहा है, और ये तो उसी वक्त रुकेगा जब आगे मजीद कोई कैंडिडेट ना हो। लेकिन कैंडिडेट तो मौजूद है, और हमें पता है कि हमारा एल्गोरिथम यहीं तक ऑप्शन दे रहा है हमें, इसके बाद किसी चीज़ को इंक्लूड नहीं कर रहा। हालांकि एल्गोरिथम की कंस्ट्रक्शन बताती है इसे इंक्लूड होना चाहिए, और इंक्लूड नहीं किया, एल्गोरिथम को रन हमने बिल्कुल दुरुस्त किया। तो इसका मतलब कि जे ऑफ के प्लस वन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता भाई, ठीक है। ये जो हम सपोज कर रहे हैं, नहीं ये एक एलिमेंट और है, उसका साइज इससे बड़ा है, और ये है वो है, ये हम सपोज ही नहीं कर सकते भाई। तो m कैन नॉट बी ग्रेटर देन k, तो इफ m कैन नॉट बी ग्रेटर देन k, और हमें पहले पता है कि k कैन नॉट बी ग्रेटर देन m, तो एक ही पॉसिबिलिटी रह जाती है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी से कि m इज इक्वल टू k, हेंस प्रूफ्ड, ठीक है। ये हो गया प्रूफ जी, ठीक है। अच्छा, आज का लेक्चर तो हो गया काफ़ी लंबा। अब देखें, ये तो हमने यूज़ की ग्रीडी strategy. Now you already know what is the brute force technique. In brute force technique, which is also called as the naive approach, आप करते क्या है कि you try all possibilities to solve a problem, and इतना तो है कि it assures you that it will give you the result, but it takes so much time, ठीक है। But whatever the time it takes, whatever the time complexity of brute force technique is, if we solve this problem, the interval scheduling problem, using the brute force technique, so what would have been its time complexity, ठीक है। ये है आपकी टास्क नंबर 6। और आपकी टास्क नंबर 7 क्या है कि ये जो हमने सॉल्व किया है, we have solved the problem of interval scheduling using a greedy heuristic, and which greedy heuristic we used? Greedy heuristic number 5, ठीक है। So what is the time complexity of solving this problem using greedy heuristic 5? और फिर बाद में you can compare between both कि how much improvement, how much you can say optimum with respect to time complexity, ठीक है। ये एक दूसरे से कंपेयर करके आप इसको बता सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको एक अच्छा आइडिया दे देगा कि टाइम ग्रीडी एल्गोरिथम्स अक्सर आपको ज़्यादा ऑप्टिमल टाइम में, ऑप्टिमल रिजल्ट अलग चीज़ है, ऑप्टिमल टाइम अलग चीज़ है, ठीक है ना। तो ऑप्टिमल टाइम के अंदर यानी कम टाइम के अंदर रिजल्ट क्यों देते हैं, किस तरह देते हैं, और उनको आप कंपेयर कर सकते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज टू अपलोड अ सिंगल PDF फाइल ऑन LMS, एंड डेडलाइन इज 28 जनवरी 2021 बिफोर मिडनाइट, ठीक है। वैसे तो मैं एक 5 मिनट ऊपर भी दिया करता हूँ, 12 के बजाय 12:05 रात को, 29 जनवरी 12:05 पे टाइम ख़त्म होगा, लेकिन आप वो सिर्फ आपकी सहूलत के लिए होती है, ठीक है। तो आप कोशिश करें इसको वक्त के अंदर पूरे करें, इतनी मुश्किल काम नहीं है, इसको आप थोड़ा सा स्टडी करें। मकसद ये है कि आपकी थोड़ी सी मुताले की, थोड़ी सी स्टडी करने की आदत को डेवलप किया जा सके, ठीक है। तो हमारे पास क्लास टास्क भी 7 हो गए हैं, असाइनमेंट भी हमने 3 ले लिए हैं, और क्विज़ जो है
ये हमारा एक रह गया आखिरी क्विज, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू कंडक्ट अवर क्विज, ऑनलाइन क्विज नंबर 3, दैट विल बी अवर लास्ट क्विज. It will be a 50 minutes graded quiz, and topics included in this quiz are from lecture number 31 to 39. ठीक है, we have already taken test up to lecture number 33, but I am including lecture number 22 and 32 and 31, 32 and 33 in this in this quiz too. ठीक है, and it will be on Saturday, I think 30th January 2021. Time will be announced later inshallah ताला after coordination with you people. तो आज का लेक्चर इतना ही, इसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा. आप देखें एक चीज़ को प्रूव करने में कितना टाइम लगता है, ठीक है. तो आपको मैंने मैथमेटिकल टूल्स पहले बहुत अच्छी तरह से सिखा दिए हैं, ठीक है. तो अब जाहिर बात है एक एक एल्गोरिथम को हम प्रूव नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह है कि आपको कम से कम आइडिया हो गया कि वो हमारी एल्गोरिथम के एनालिसिस के अंदर कहाँ पे कोई चीज़ इस्तेमाल हो रही है. अब अगले लेक्चर जो 2 लेक्चर्स हैं हमारे, उसके अंदर हम प्रिम्स और क्रुस्कल और डिक्स्ट्रो एल्गोरिथम को पढ़ेंगे, और ये तीनों ग्रीडी एल्गोरिथम्स हैं. तो ग्रीडी एल्गोरिथम्स की एक और एप्लीकेशन आपके सामने आ जाएगी, और वो हमारी ग्राफ थ्योरी के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं. ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री और शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम, ये बड़ा एक मशहूर प्रॉब्लम्स हैं जो कि राउटिंग एल्गोरिथम्स के अंदर भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं. तो तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़, ठीक है. अस्सलाम वालेकुम.